बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। कहने वाले तो कहते हैं कि हर गुजरते वक्त के साथ इक़्तिदार खान साहब के हाथों से फिसलता जा रहा है। अपोजिशन हुकूमत के लिए मुसलसल थ्रेट क्रिएट कर रही है, मसाइल पैदा हो रहे हैं और पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि अपोजिशन ने अगर इस्लामाबाद का रुख कर लिया तो उन्हें रोकना मुश्किल हो जाएगा। पीडीएम के अंदर इस बात पर खासी बहस चल रही है कि हुकूमत के खिलाफ पार्लियामान के अंदर से तब्दीली लाई जाए, लेकिन इस तजवीज़ की तायद करने वाले अक्सरियत में नहीं है। इस तजवीज़ की मुखालफत करने वालों की तादाद ज़्यादा है जो ये कहते हैं कि पार्लियामान के अंदर तब्दीली मुमकिन नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन से एक बात साफ तौर पर जाहिर हो चुकी है कि अपोजिशन जो लेवल प्ले फील्ड चाहती है वो उन्हें मुयस्सर नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा हिस्सा खुद को सियासी मामला से मुकम्मल तौर पर दूर रख रहा है, जबकि कुछ लोग अभी तक इस उम्मीद में हैं कि यह हुकूमत कुछ ना कुछ डिलीवर कर सकती है और इसको घर भेजना फिलहाल दुरुस्त नहीं है। हाँ, तब्दीली पार्लियामान के अंदर से लाई जाए या लोग सड़कों पर निकाल कर हुकूमत को घर भेजने का मुतालबा करें। तो कहने वाले तो ये कहते हैं कि कराची वाले वाक़े के बाद से बहुत सी चीज़ें टर्न अराउंड हुई हैं। हाँ साहब और एस्टेब्लिशमेंट में खलीज बड़ी है, फासले कम होने की बजाय और ज़्यादा हो गए। इस वाक़े के बाद से हुकूमत बहुत सुबकी महसूस कर रही है और अपोजिशन का मौक़िफ़ दुरुस्त होने और लीगी क़यादत को इसमें रिलीफ मिलने पर खान साहब इस वक्त खुश नहीं है। तो खान साहब के दौरा अफगानिस्तान में भी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की कमी बुरी तरह महसूस की गई और इस हवाले से मुख्तलिफ क़यास की जा रही है। हालांकि बाजवा साहब की पाकिस्तान में बहुत सी कमिटमेंट थी और वो बहुत अहम गैर मुल्की मेहमानों से मुलाकातें कर रहे हैं। तो खान साहब के करीबी ज़राए के मुताबिक खान साहब भी एस्टेब्लिशमेंट से खुश नहीं है। सियासतदानों से मुलाकातों के बाद जो फासले बढ़े थे वो आईजी सिंध वाले मुबैना अगवा के वाक़े के बाद और बढ़े। खान साहब ये समझते हैं कि इन दोनों मामलात में वो बैक फुट पर गए हैं या उन्हें पीछे धकेल दिया गया है। अस्करी ज़राए इस हवाले से बिल्कुल खामोश है, लेकिन ज़राए ये भी कहते हैं कि मौजूदा सियासी हालात पर बहुत ज़्यादा कंसर्न है, तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। अगर इन हालात में अपोजिशन की तरफ से अस्करी क़यादत के नाम लिए जाने के बाद किसी किस्म का रद्द-ए-अमल नहीं आया तो इससे भी हुकूमती हलकों में खासी मायूसी पाई जाती है। इस खामोशी के कई मतलब अखज़ किए जा रहे हैं और हर कोई अपने अपने मतलब का जो नतीजा है वो निकाल रहा है। अपोजिशन हालिया इलेक्शन में शिकस्त के हवाले से ये समझती है कि उनके इस मौक़िफ़ को तक़वियत मिल रही है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड ना पहले दी गई ना अब दी जा रही है। जलसे और जुलूसों की हद तक इजाज़त मौजूद है, ज़ुबान बयान पर भी कोई पाबंदी नहीं है, मगर इसके बावजूद खान साहब की नाकामियों से कोई सबक सीखने को तैयार नहीं है। अब ग्रैंड डायलॉग की जो तजवीज़ दी गई थी जिसमें एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पहल की गई उसमें भी इस वक्त डेडलॉक है और वो स्टेटस को की पोजीशन में है। अपोजिशन मुज़ाकरात से हुकूमत को बाहर रखने की शर्त पर सख्ती से खड़ी है और किसी सूरत भी हुकूमत के साथ बैठने पर राजी नजर नहीं आती, जिसने इदारों को मुश्किल में डाल दिया है कि कैसे सबको एक पेज पर लाएं। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से हुकूमत की तरफ से अपोजिशन को इशारों कनाइयों में और अब तो खुलेआम दावत दी जा रही है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि इन जलसों से इमरान खान जा रहा है तो मेरी बात याद रख लें कि इमरान खान कहीं नहीं जा रहा, वो 5 साल पूरे करेगा। अगर ये अपोजिशन गिलगित बल्तिस्तान का टोटल वोट जो मेरी एक कॉन्स्टिट्यूंसी से भी कम है, अगर उस पर भी मुतमिन नहीं होते तो फिर बड़ी माजरत के साथ इनको अल्लाह ही मुतमिन करे तो कर सकते हैं। कौम समझती है कि इन जलसों से कुछ नहीं निकलना और आप बंद गली की तरफ कौम को लेके जा रहे हैं और इस बंद गली में आपका नुकसान ज़्यादा है। नवाज़ शरीफ साहब ने और मरियम साहबा ने बयानात दिए हैं, वो इमरान खान की खिदमत की है। सियासी लोग सियासी लोगों से बातचीत नहीं करते तो वो सियासत का जनाजा निकालते हैं और इस मुल्क में मुझे उम्मीद है सियासत का जनाजा नहीं निकलेगा और खुदा उनको अक्ल और शऊर देगा और बेहतरी की तरफ आएंगे और मुज़ाकरात का और डायलॉग का सिलसिला शुरू होगा गवर्नमेंट समेत और गवर्नमेंट के साथ। तो एक तरफ शेर रशीद बार बार अपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अपोजिशन को मुज़ाकरात की मेज़ पर आना पड़ेगा और वो भी हुकूमत के साथ। दूसरी तरफ अपोजिशन हुकूमत की पेशकश कबूल करने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर रही है।
पीडीएम की तरफ से ये वाजिया कर दिया गया कि स्टेक होल्डर के ग्रैंड डायलॉग में हुकूमत शामिल नहीं हो सकती। तो हुकूमत की तरफ से पिछले 2-4 दिनों में कहीं कहीं लचकदार रवैया इख्तियार किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ धमकियां भी दी जा रही हैं। मुस्लिम लीग नून पर बहसीत सियासी जमात पाबंदी लगाने के लिए भी कानूनी सलाह मशवरे किए जा रहे हैं और ये टास्क बाबर अवान लिए घूम रहे हैं कि किस तरह मुस्लिम लीग नून पर बहसीत जमात पाबंदी लगा दी जाए या लगवा दी जाए। कल कुछ सहाफ़ियों ने अदालत में इजहार राय की आज़ादी के लिए भी पिटीशन दायर की और नवाज शरीफ की तकरीर पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त दायर की, तो अदालत ने यह दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अब ये जर्नलिस्ट इंडिपेंडेंट मीडिया के तौर पर पाबंदियों के खिलाफ अदालत गए थे, क्योंकि मीडिया आज़ादी इजहार राय की बात करता है, लेकिन हुकूमती हलकों और उनके सोशल मीडिया ने उन्हें बाकायदा फ्रीक डिक्लेयर कर दिया। मीडिया आज़ादी इजहार के लिए तवील अरसे से जद्दोजहद कर रहा है और मुझे यकीन है कि इस किस्म की पाबंदी अगर इमरान खान साहब पर लगती तो मीडिया उसके खिलाफ भी अदालत से रजू जरूर करता, क्योंकि आइन आज़ादी इजहार राय की जमानत देता है। लेकिन अब चूंकि अदालत ने पाबंदी खत्म करने से इनकार कर दिया है, तो ये अदालत का फैसला है। मुझे नहीं पता ये पिटीशन आगे चलती है नहीं चलती, लेकिन वो सहाफ़ी जिन्होंने ये आवाज़ बुलंद की या अदालत में इंसाफ के लिए गए, वो इस वक्त सोशल मीडिया पर जेर अताब आए हुए हैं। तो इस सूरत हाल ने पुशन के इस मौक़िफ़ को और तक़वियत दी है कि ना मीडिया को आज़ादी है, ना सियासतदानों को लेवल प्लेइंग फील्ड मुयस्सर आ रही है। इस सब के बावजूद अपनी जगह ये तासुर मौजूद है कि हुकूमत की तब्दीली के हवाले से अब बहुत बड़ी तकसीम हो चुकी है। दो धड़े नजर आते हैं, चाहे मीडिया हो, इदारे हो, आवाम हो या पॉलिटिशियन हो, तो दोनों तरफ बराबरी का मुकाबला है। तादाद में कमी या ज़्यादा का कोई इशू नहीं। हाँ साहब को पसंद करने वालों की तादाद भी अच्छी खासी है, जो ये चाहते हैं कि हुकूमत 5 साल मुकम्मल करे, हाँ कितना ही नुकसान क्यों ना हो जाए। और हाँ साहब को घर भेजने की ख्वाहिश रखने वालों की तादाद भी कम नहीं है, जो ये समझते हैं कि हुकूमत को मजीद वक्त दिया गया तो फिर शायद इतना नुकसान हो जाए कि उसका अजाला ना हो सके। तो ये सूरत हाल बता रही है कि मुकाबला बराबर का है। अगर अंपायर गैर जानिबदार रहे तो मैच कोई भी जीत सकता है। और तहरीक लब्बैक के सरबराह मौलाना खादिम हुसैन रिजवी पुरस्कार तौर पर इंतकाल कर गए। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उनकी मौत जिन हालात में हुई है उस पर बहुत से सवालात उठ रहे हैं। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक वो मुर्दा हालत में हॉस्पिटल लाए गए, जबकि मीडिया पर जो खबरें चल रही हैं, खासकर सोशल मीडिया पर, कि उनकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। इतलात के मुताबिक जो उनकी फैमिली कह रही है, वो ये कह रही है कि वो बीमार थे। खुद मौलाना ये बात कह चुके थे कि वो बीमार हैं। तो ये बात अभी तक मुअम्मा बनी हुई कि उनकी मौत के असबाब क्या थे। सोशल मीडिया पर ये डिस्कशन चल रही है, ये बात जुबान ज़द-ए-आम है कि उनकी मौत पुरस्रार हालात में हुई है, जिसकी तहकीकात की जानी चाहिए। खुद मौलाना खादिम हुसैन रिजवी ने सिर्फ 3 से 4 साल के कलील अरसे में जो शोहरत हासिल की वो काबिल रश्क है। 2016 में उनकी जमात सामने आई थी और 2018 के इलेक्शन में उनकी जमात वोटों के तनासब से मुल्क की 4-5 बड़ी सियासी जमातों में शामिल होगी। इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ख़त्म नबूवत के हवाले से उनके जज्बात से सभी वाकिफ़ हैं। नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में जब उन्होंने ख़त्म नबूवत के कानून में तब्दीली के ख़िलाफ़ एहतजाज किया था, तो उस वक़्त वो मीडिया समेत कई ताकतवर लोगों की आंख का तारा थे। यही अमल उन्होंने चंद रोज़ पहले यानी 15 नवंबर को, जिस दिन गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन थे, उस वक़्त भी दोहराया। तो ना मीडिया उनके साथ खड़ा नजर आया, ना ताकतवर हल्के उनके पीछे खड़े दिखाई दिए। उन्हें एक मुआहिदा करके फेस सेविंग दी गई। तो मौलाना खादिम हुसैन रिजवी चूँकि जज्बात के इजहार में बहुत ब्लंट और आउटस्पोकन थे, इसलिए बहुत सी बातें वो ऐसी कर जाते थे जो आम हालात में कोई आम आदमी तो क्या, कोई बड़ी से बड़ी सियासी जमात भी नहीं कर पाती थी। और बहुत से लोग उनकी बातों का बुरा नहीं मनाते थे। बहुत से हल्के उन्हें एक मुतनाज़ा किरदार के रूप में भी देखते रहे, उनसे इख्तलाफ भी करते हैं, लेकिन उनके आशिक़ रसूल होने और ख़त्म नबूवत के हवाले से उनकी जद्दोजहद और उनके ख़यालात से हर मुसलमान मुत्तफ़िक़ ज़रूर है। जस्टिस वक़ार सेठ और उनके बाद मौलाना खादिम हुसैन रिजवी के पुरसरार हालात में मौत ने कई सवाल पैदा कर दिए हैं। जस्टिस वक़ार सेठ और उनके बाद मौलाना खादिम हुसैन रिजवी की पुरसरार हालात में मौत ने कई सवाल पैदा कर दिए हैं। जस्टिस वक़ार सेठ और जियो कैंग के पर्सन अशरफ वली चौधरी की मौत कोरोना वायरस की वजह बयान की जाती है और मौलाना खादिम हुसैन रिजवी के बारे में भी पहले इतलात ये थी कि उन्हें कोरोना का मर्ज़ है, उन्हें बुखार था और दीगर कई ऐसी अलामत थी जो उनमें कोरोना ज़ाहिर करती है। इससे पहले
मौलाना समीउल हक, शाह अहमद नूरानी और कई उलमा पुरसरार हालात में उनका इंतकाल हुआ। तो उसी तरह की ये मौत भी एक मुअम्मा है। तो खादिम सैयद रिजवी के इंतकाल पर सभी सोगवार हैं, अल्लाह ताला उन्हें गरी की रहमत करे। मौलाना के मुख्तलिफ बयान जो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं उनसे तो ज़ाहिर ही होता है कि शायद बहुत से लोगों के लिए ख़तरा बन चुके थे। इन हालात में जब पाकिस्तान के अंदर सियासी मामला बहुत ही संजीदा और पेचीदा हो चुके हैं, किसी भी अहम शख्सियत की मौत शकूक व शुबहात पैदा कर देती है। लेकिन हर बात को शक की निगाह से देखना ज़रूरी नहीं। हम चूँकि सहाफ़ी हैं तो इसलिए इस पर जो सवाल उठ रहे हैं या जो चीज़ें सामने आ रहे हैं उस पर बात कर रहे हैं। कल मीनार पाकिस्तान में उनका जनाजा है और उनकी लाहौर में तदफीन की जाएगी। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। इन दिनों पाकिस्तान में बहुत चर्चा है कि सोशल मीडिया को रेगुलेट किया जाए। हुकूमत इस सिलसिले में कानून साजी भी कर रही है, इस पर डिबेट भी हो रही है। अरशाद भट्टी तजिया निगार है, देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। अरशाद भट्टी साहब, जिस तरह हम बात कर रहे थे, जो चीज़ें इसमें कहा गया है, जो अफेंसेस हैं, उसकी रेगुलेशन ठीक है अगर करनी है, कैसे हो सकती है और डिफाइन कौन करेगा हमारे लिए? देखिए मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि ये जो शरायत वाला, ये जो सोशल मीडिया वाला बन गया है, ये जो बनाना चाह रहे हैं, ये बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। पहली ये बात है कि मिसाल के तौर पे नेशनल कोऑर्डिनेटर मुकर्रर करना, सोशल मीडिया कंपनीज को कहना दफ्तर पाकिस्तान में कायम करें और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक राब्ताकार दफ्तर जो उनसे राब्ते में रहेगा वो कायम करना, और फिर उसके बाद सोशल मीडिया कंपनियों को कहना कि अपना सर्वर बनाएं, ऑनलाइन डेटा से तक हमें रसाई दें। ये हो पाएगा कि नहीं? दूसरी बात यह है कि हुकूमत ये कर पाएगी कि नहीं। यानी उसमें सबसे बड़ी बात है कि अदालतें भी हैं, कोई अदालत में चला गया तो फैसला क्या आएगा, और नीयतों के भेद अल्लाह जानता है। इनकी क्या ये जो करने जा रहे हैं ये मिस यूज तो नहीं होगा, ये भी एक पहलू है। लेकिन मैडम शेख, मैं इसके हक में हूं। डिजिटल पाकिस्तान होना चाहिए, गालम गलूच पाकिस्तान नहीं होना चाहिए। डिजिटल पाकिस्तान होना चाहिए, पगड़ी उछाल पाकिस्तान नहीं होना चाहिए। डिजिटल पाकिस्तान होना चाहिए, झूठिस्तान पाकिस्तान नहीं होना चाहिए। डिजिटल पाकिस्तान होना चाहिए, इल्जामिस्तान पाकिस्तान नहीं होना चाहिए। हमारे यहां कल्चर बन गया मैडम शेख, एक गीबत को कल्चर, झूठे इल्जाम लगाने, हद के इज्जत में, यानी कोई रेड लाइन होनी चाहिए, कोई एक जगह होनी चाहिए। बिल्कुल हम माओ बहनों तक पहुंच जाते हैं, घर उजाड़ देते हैं। अंदाजा लगाए कि क्या कौन रहा है, दूसरों को नसीहत और खुद मियां फसीहत, दूसरों की पगड़ी उछालना, इल्जाम तराशी और झूठ में पीएचडी करने वाले ये मुतालबा कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दें। सोशल मीडिया ना होता तो यकीन करें इस वक्त तशद्दुद की सियासत हो रही होती। जिन मुल्कों में इजहार राय के मौके नहीं है तो वहां आप देखें किस तरह इंतहा पसंदी फैली हुई है। लोगों को इजहार राय का मौका ना मिले, बात कहने और सुनने पर पाबंदी लगा दी जाए तो माशरे घुटन का शिकार हो जाते हैं, और जब घुटन बढ़ती है तो लोग असला उठा लेते हैं, तशद्दुद और दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के रास्ते खुल जाते हैं। तो शुक्र करें यहाँ सियासत को भी और माशरे को भी सोशल मीडिया ने तशद्दुद से बचा रखा है, क्योंकि लोग सोशल मीडिया पर भड़ास निकाल लेते हैं, अपना कथारसिस कर लेते हैं। एक प्लेटफॉर्म तो ऐसा है जिस पर लोग अपने ख्यालात की अच्छाई हो या बुराई हो दोनों उगल देते हैं। आप सोशल मीडिया पर जितनी पाबंदी लगाएंगे उतना ही सोसाइटी का नुकसान करेंगे। अब मेन स्ट्रीम मीडिया जाहिर है पहले से पाबंदियों की जद में है, तो इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के कायद की आप टीवी पर तकरीर नहीं चला सकते, हालांकि वो अपनी जान को बचाने के खतरे के पेश नजर बाहर बैठे हुए हैं। तो चूरन बेचने वाले महदूद सोच के मालिक हैं, जो कहते हैं खुद भी उस पर अमल नहीं करते, जिनका अपने कौल फेल दुरुस्त नहीं है। तो सोशल मीडिया मेरे नज़दीक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लोग कथारसिस करते हैं। अब मसला क्या है,
अब मसला सिर्फ ये है कि हमने मेन स्ट्रीम मीडिया को इतना डिस्क्रेडिट कर दिया है, खासकर खान साहब ने हुकूमत में आने के बाद, कि लोग सोशल मीडिया को ही मीडिया समझते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि मीडिया क्या होता है और सोशल मीडिया क्या होता है। तो सोशल मीडिया को ही असल मानकर चल रहे हैं, जहां खबर की ना कुछ तस्दीक हो सकती है ना तरदीद हो सकती है, जिसके मुंह में जो आया उसने वहां पे लिख दिया और उसके बाद फिर चल सो चल। तो वहां पे इस किस्म के जराए ही मौजूद नहीं कि आप वहां पे कोई तस्दीक तरदीद कर सके। तो असल में जब तक मेन स्ट्रीम मीडिया, हर मुल्क में मेन स्ट्रीम मीडिया ताकतवर होता है और मेन स्ट्रीम मीडिया की कई बात को लेकर सोशल मीडिया पे डिस्कस होती है, यहां उल्टा हिसाब है, सोशल मीडिया की बातें मेन स्ट्रीम मीडिया पे डिस्कस होती हैं और लोग सोशल मीडिया की आड़ में अपनी बात कहते हैं, वरना शायद वो भी ना कह सके। तो अगर जब तक मेन स्ट्रीम मीडिया को इज्जत नहीं दी जाएगी, सोशल मीडिया उस वक्त तक जो है वो हावी रहेगा और सोशल मीडिया पर फिर जो कुछ होता है वो बहुत से लोगों की नींद उड़ती है। हालांकि वो पहले ये कहते थे कि हम आए उसकी वजह से। अब हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान में सोशल मीडिया की हुक्मरानी के हवाले से कवायद नाफज यानी नोटिफाई किए जाने के एक रोज़ बाद जो टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं वो ये कहती है कि इन कवायद ज़ाबित के बाद पाकिस्तान में हम काम जारी नहीं रख सकते, यानी जो सोशल मीडिया कंपनी है। अब नए कवानीन के मुताबिक गैर कानूनी ऑनलाइन मवाद को रोकना, उन्हें हटाना, तरीक़ेकार, निगरानी और हिफाजत के कवायद 2020 के अनुमान से इलेक्ट्रॉनिक जुर्म की रोकथाम के लिए एक कानून वज़ा किया गया है। तो ये जो गैर मुल्की कंपनियां हैं, जो बहुत सी सोशल मीडिया कंपनियां हैं और ख़ासकर एशिया इंटरनेट इत्तेहाद AIC, उन्होंने इंटरनेट कंपनियों को हदफ बनाने वाले नए कानून के दायराकार के साथ साथ हुकूमत के इस मुबहम इक़दाम के बारे में भी खतरे की घंटी बजा दी है, जिसके ज़रिए ये कवायद तैयार किए गए। तो अब सोशल मीडिया की जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो सोशल मीडिया ऑपरेट करती, वो पाकिस्तान से में अपना काम करने को तैयार नहीं है। तो ये हो रहा है। और अगर आप इस तरह आज़ादी इजहार के मौके कम करेंगे तो फिर इसके जो नताइज होंगे वो फिर आपने अरब कंट्री में पहले देख रखे हैं। आगे बढ़ते हैं और वज़ीर के मावन खसूसी हैं अली नवाज ऐवान। देखते हैं कि उनका मौज़ू सुखन क्या है। वॉच अली नवाज ऐवान। अब मेरी बात सुने, अब मेरी बात अली नवाज ऐवान साहब इज्जत करें, 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड रहे हैं, उनकी इज्जत करें। भेजा भी आपने बाहर, ऊपर से बातें भी आप लगा रहे हैं, जिनके मंसूबों में तख्तियां लगाते हैं। हाँ, अब आप इज्जत करें, बस इज्जत के अलावा मैं कुछ सुनूंगा। अब आप बोलें। इनको आती नहीं क्योंकि इनके वजीर आज़म सेलेक्टेड वजीर आज़म को इज्जत करनी नहीं आती। अवान साहब को सुनने जरा। अच्छा मरियम, थोड़ा सा मुझे भी बात कर लेने दो। इज्जत करनी है आपने, इससे आगे बात नहीं करने दूंगा आपको जी। अब मरियम ने देखे, मैं ये नहीं कह रहा कामरान भाई चोर की दाढ़ी में देंगे, मैंने पूरी बात मेरी सारी रिपीट निकाल के देख ली। मैंने NRO की बात ही नहीं की, मैंने कोई NRO की बात नहीं की, मैंने ये कोई बात नहीं की कि भाई जी इनके बिहाफ पे साफ ही गए थे। भाई कोर्ट ने क्या कहा कि आप मफरूर जो जिसने अदालत के सामने सरेंडर नहीं किया, क्या जब हम फैसला देंगे क्या सिर्फ एक मफरूर के लिए होगा, वो सबके ऊपर अप्लाई करेगा। आर्टिकल 19 देख लें, उन्होंने ये कहा। इनके अंदर से खुद ही नवाज शरीफ बाहर आ गया, वो 3 टाइम के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको इज्जत करते हैं। उन्होंने पाकिस्तान में चोरी की है, बैंक बैलेंसेस बनाए हैं। एवनफील्ड का केस उनके ऊपर साबित हुआ है, वो उसी एवनफील्ड अपार्टमेंट्स में बैठ के आज तकरीरें करते हैं। हम उन्हें कहेंगे ये चोर हैं, हम कहेंगे ये मफरूर है, अदालतें कह रही, हम भी कह रहे हैं। तो यार वो साफी इंडिपेंडेंट साफी गए हैं वहां पे, जो भी गए थे और एंकर्स, उनको भी आपने जोड़ दिया इनके साथ, नून लीग के साथ। जी जी आपसे पूछ रहा हूँ भाई जी। फिर इन्होंने थोड़ी इकोनॉमी की बात की है। आपको पता है 17 साल बाद पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस हुआ है। पाकिस्तान में 1.2 बिलियन करंट अकाउंट, क्योंकि इकोनॉमी को ताला लगाया है। 20 अरब डॉलर का जो खुदा का वास्ता है, छोड़ चुके थे। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट। अच्छा ऐवान साहब, मेरे पंजाबी की एक मिसाल है कि टगे दी आमदनी ते मिंट दी वेल नहीं, यानी आमदनी है नहीं और फुर्सत भी नहीं है। इकानमी ठप करके ये कहा जाता है कि करंट अकाउंट सरप्लस हो गया। अब सवाल ये कि क्या करंट अकाउंट जो है वो इसलिए सरप्लस हुआ है कि आपकी आमदनी में इजाफा हुआ है? अगर तो अकाउंट सरप्लस होने की वजह आमदन में इजाफा है तो फिर इसके असरात आम आदमी तक पहुंचने चाहिए थे, लेकिन आम आदमी तो अभी तक महंगाई में गर्दन तक फंसा हुआ है। तो आमदन में इजाफा उस सूरत में होता अगर आपकी टैक्स कलेक्शन बढ़ती। तो हुकूमत की टैक्स कलेक्शन तो पिछली हुकूमतों से भी काफ़ी नीचे है। एक्सपोर्ट ड्यूटी में अगर इजाफा होता, अगर हुकूमत नए प्रोजेक्ट लगा लेती, लोगों को रोजगार मिलता हुआ नजर आता, तो इनमें से तो कोई काम नहीं हुआ।
2016 में करंट अकाउंट सारा $2.4 बिलियन था, जबकि आज 1.2 बिलियन डॉलर सरप्लस होने पर खुशी के शादियाने बजाए जा रहे हैं। तो सादा सी बात है, जब मईशत बेहतर होती है तो इसके असरात नजर आते हैं। अगर असरात दिखाई नहीं दे रहे तो समझ ले महज तिफल तसल्ली है। बीवी को आप मेके भेज दें, बच्चों को स्कूल से उठा लें, बिजली और गैस के कनेक्शन कटवा लें, गाड़ी को गैरेज में खड़ा कर दें, कोई अगर एक आध मुलाजिम रखा हो तो उसे भी फारग करके अगर कोई बंदा ये कहे कि उसने अपना खर्चा कम कर लिया है या उसकी आमदन में इजाफा हो गया है, तो ऐसे बंदे को लोग पागल नहीं समझेंगे तो और क्या समझेंगे। यहाँ पे लेके एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कोरोना के हवाले से बताएंगे आपको, और उसके अलावा पेशावर में मुस्लिम लीग नून का जलसा हो रहा है उसके हवाले से एक अहम इत्तला आपको देंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। पेशावर में ज़िला इंतज़ामिया ने कोरोना के पेश नज़र PDM को जलसे की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक हुकूमत ने अवामी इज्तिमा से गुरेज अख्तियार करने की हिदायत की है, और डिप्टी कमिश्नर ये कहते हैं कि ज़िला पेशावर में इस वक्त कोरोना की शरह 13% से बढ़ गई है। बड़े अवामी इज्तिमा से कोरोना के बड़े पैमाने पर फैलने का खदशा है, इसलिए हुकूमत जलसे की इजाज़त नहीं देगी। जलसे के इजाज़तनामे की दरख्वास्त फैसल करीम कुंडी, सरदार हुसैन बाबक, मौलाना तौलक दरवेश, मुर्तज़ा जवेद अब्बासी, हाशिम बाबर ने फोकल पर्सन अब्दुल जान के तवस्सुत से अब्दुल जलील जान के तवस्सुत जमा कराई थी। तो कोरोना की वजह से हुकूमत अपोजिशन को जलसों की इजाज़त नहीं दे रही, जबकि PDM की जानिब से कहा गया है कि हर सूरत जलसा होगा। अब कोरोना के बारे में आपको इत्तला दें कि कोरोना न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में फैल गया, और आज आपको पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में कोरोना कहाँ कहाँ है और उसकी क्या सिचुएशन है उसके बारे में बताएंगे। दुनिया भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद कोरोना केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। अमेरिका में एक दिन में रिकॉर्ड 1,87,000 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि भारतीय दारुल-हुकूमत दिल्ली में कोरोना के बायस जो अमवात हो रही है उससे कब्रिस्तान भर गए और लोगों को दफनाने के लिए जगह कम पड़ गई। गुज़श्ता 24 घंटे दौरान पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस के 2,738 केसेस सामने आए हैं। 36 अफराद जो है वो कोरोना के बायस चल बसे हैं। फाल केसेस की तादाद, जो एक्टिव केसेस मौजूद है पाकिस्तान में, उनकी तादाद 33,562 है। सितंबर के आखिर में केसेस में एक बार फिर इजाफा होना शुरू हुआ और अक्टूबर में इसकी में मजीद तेजी आई, जबकि नवंबर में मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की तादाद या उसकी शरह 5% से जायद हो गई है, तजावज़ कर गई है। इस तरह कराची के तमाम अजला में कमिश्नर कराची ने स्मार्ट और माइक्रो लॉकडाउन नाफिज करने का ऐलान किया है। 4 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन जबकि 2 अजला में माइक्रो लॉकडाउन लगाया जाएगा। कमिश्नर कराची के मुताबिक तमाम डिप्टी कमिश्नर को हिदायत दी गई है कि वो तैयारी कर लें, मुतलका हेल्थ अफसरान से मशावरत कर लें। आज या कल इसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। जनूबी शर्की वस्ती गरबी के डिप्टी कमिश्नर स्मार्ट लॉकडाउन का नोटिफिकेशन कल जारी करेंगे, जबकि कोरंगी और मलीर के अजला में माइक्रो लॉकडाउन होगा। तो मुल्क भर में आज से यानी 20 नवंबर से इंडोर शादियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है और तकरीब में 300 से ज़ायद मेहमान शरीक नहीं हो सकेंगे। NCOC के हदायतनामे के मुताबिक SOPs पर अमल दरामद करना मुंतज़मीन की जिम्मेदारी होगी। अगर खिलाफ वर्जी हुई तो मुंतज़म के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शादी की इंडोर तकरीब पर मुकम्मल पाबंदी होगी, लेकिन आउटडोर की इजाज़त होगी। मार्किज़ में शादी की तकरीब के इनकाद की इजाज़त नहीं होगी। शादी की आउटडोर में कनोपी टेंट का इस्तेमाल ममनू होगा। शादी तकरीब के शुरका के माबैन 6 फुट का फासला होगा और तकरीब का मेज़बान कोरोना SOPs पर अमल दरामद का जिम्मेदार होगा। दूल्हा दुल्हन सलामियाँ भी वसूल नहीं कर सकेंगे। शादी का दौरानिया 2 घंटे होगा जो रात 10 बजे तक खत्म करना होगा। तकरीब के दौरान हर मेहमान के लिए मास्क पहनना लाजम होगा और हर मेहमान को मास्क और सैनिटाइजर मेज़बान फराहम करेगा। इसके अलावा दुनिया भर से आपको खबर देते हैं, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के दादोशुमार के मुताबिक अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में अब तक 5,69,91,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं।
पूरी दुनिया में 5 करोड़ 69 लाख कोरोना के पेशेंट हैं। अब तक 13,62,424 अफराद कोरोना के बायस मर चुके हैं। अमेरिका में 19 नवंबर को 1,962 अफराद कोरोना वायरस का शिकार होकर हलाक हुए और तकरीबन 1,87,000 केसेस रिपोर्ट हुए। अमेरिका की तमाम रियासतों में केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं और सब जगह हॉस्पिटल मुकम्मल तौर पर भर चुके हैं। बढ़ते हुए केसेस, वायरस की दूसरी लहर और सर्दियां आने के सबब आयोवा और डिकोटा के गवर्नर्स ने आवाम को मास्क पहनने की हदायत कर दी है, जबकि ओहायो और कैलिफोर्निया में कर्फ्यू लगा दिया गया। यूरोप के मुल्क जर्मनी में कोरोना वायरस के केसेस रिकॉर्ड तादाद में सामने आए और 24 घंटे के दौरान मजीद 33,648 अफराद वायरस का शिकार हुए। ये हालिया अरसे में जर्मनी के एक दिन के रिपोर्ट होने वाले केसेस की सबसे ज़्यादा तादाद है, जबकि 260 अफराद हलाक हुए। जर्मनी में अब तक 13,630 अफराद हलाक, 8,79,564 कोरोना से मुतासर हो चुके हैं। भारत में जो जुमे को यानी आज के रोज जो रिपोर्ट हुए हैं उनमें मुतासर अफराद की तादाद 90 लाख से तजावज़ कर गई है। भारत में तकरीबन 1 करोड़ के आसपास फिगर जा रहा है जो आबादी कोरोना से मुतासर हुई है और भारत दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से सबसे ज़्यादा मुतासर मुल्क की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर चला गया, जहाँ अब तक 1,32,162 अफराद वबा का शिकार होकर मर चुके हैं। कोरोना वायरस के मजीद 54,000 केस सिर्फ जुमे के रोज़ रिपोर्ट हुए, यानी आज जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, तो 584 अफराद इसमें हलाक हुए। दारुल हुकूमत दिल्ली में कोरोना मुतासिर के मरीजों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और दिल्ली सबसे ज़्यादा मुतासर है, जहाँ पर 5 लाख से ज़ायद लोग कोरोना के मरीज हैं। हर गुजरते दिन के साथ अमवात की बढ़ती तादाद के सबब दिल्ली के सबसे बड़े कब्रिस्तान में तदफीन के लिए जगह कम पड़ रही है और गोरकर ने यह बताया दिल्ली के कब्रिस्तान के गौर करने के मुर्दों की तदफीन के लिए तेजी से जगह कम हो रही है। दुनिया के दीगर खित्तों की निस्बत वायरस कम रफ्तार से फैलने के बावजूद बर-ए-आज़म अफ्रीका में कोरोना वायरस के केस की तादाद 20 लाख से तजावज़ कर चुकी है। यानी बर-ए-आज़म अफ्रीका वो बर-ए-आज़म में जहाँ सबसे कम कोरोना के मरीज थे, लेकिन वहाँ भी तादाद 20 लाख है। और इसके मुताबिक बताया जाता है कि दुनिया भर में जो जितने केसेस रिपोर्ट हुए थे उसमें सिर्फ अफ्रीका में 4% केस रिपोर्ट हुए थे। 1.25 अरब से ज़ायद आबादी के बर-ए-आज़म अफ्रीका में सबसे कम तादाद में कोरोना के टेस्ट किए गए हैं। यानी अफ्रीका में, अफ्रीकी मालिक में कोरोना के टेस्ट भी कम हो रहे हैं, इसलिए वहाँ पे मरीज़ भी ज़्यादा सामने नहीं आ रहे। लेकिन इसके बावजूद जनूबी अफ्रीका में सबसे ज़्यादा 7 लाख लोग मुतासर हुए। मराकश दूसरे नंबर पर है जहाँ 3 लाख से ज़्यादा केसेस हैं, लेकिन हैरान कुन तौर पर इन दोनों मालिक में केसेस ज़्यादा है लेकिन अमवात की शरह इंतहाई कम है। मिस्र, चेड और सूडान में अमवात की शरह दीगर ममालिक के मुकाबले में बहुत कम है। इसके अलावा जापान में बड़ी तादाद में केसेस सामने आ रहे हैं, लेकिन जापान में कहा जा रहा है कि अभी एमरजेंसी की ज़रूरत नहीं है। जापान में 2,397 नए केसेस हैं, 21 अफराद हलाक हुए। इसके बावजूद जापान की काबीना ने ये कहा कि मुल्क में एमरजेंसी की कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि पाकिस्तान में भी कोरोना के हवाले से आपको मैं अपडेट कर चुका हूँ कि पाकिस्तान में भी कोरोना तेज़ी से फैला। पूरी दुनिया में ये कोरोना की एक मजबूरी सूरत हाल है जो हमने आपके सामने पेश की है। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबर हो तबसो तजियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दें और आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर। सोशल मीडिया पर हमारे पेजेस मौजूद है। अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अपना गिरदोनवा के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखें।